हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिशर की। फिशर क्या होता है, इसके क्या लक्षण हैं, इसके कारण क्या हैं और उनके घरेलू उपाय क्या हैं, इसमें क्या खाएं और क्या न खाएं, इन बातों पर आज विस्तार से हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करेंगे कि फिशर क्या होता है। दोस्तों, कब्ज के कारण लैट्रिन के कठोर होने के बाद हम मल त्यागते हैं, यानी कि लैट्रिन करते हैं, तो उस समय गुदा के अंदर की त्वचा यानी स्किन, जिसे हम म्यूकोजा कहते हैं, में कट लग जाता है। दोस्तों, हमारे मलद्वार की म्यूकोजा बहुत ही नाजुक होती है। हार्ड लैट्रिन से उसमें कट लग जाता है और उसमें दरार नुमा घाव बन जाता है, उसे ही हम फिशर कहते हैं। दोस्तों, इसमें खुजली चलती है, जलन होती है और दर्द होता है। जलन और दर्द तो इतना भयंकर होता है कि व्यक्ति लैट्रिन करने से भी डरेगा। इसमें शुरुआत में इन्फेक्शन के कारण खुजली चलती है। इन्फेक्शन को अगर अनदेखा कर दिया गया तो खुजली धीरे धीरे जलन में बदल जाएगी और फिर जलन दर्द में बदल जाती है और लैट्रिन करते समय असहनीय दर्द होता है। अब हम लक्षणों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला लक्षण होगा कि आरंभ में खुजली होती है, खुजली धीरे धीरे जलन में बदल जाएगी और जलन फिर धीरे धीरे दर्द में बदल जाता है। दूसरा लक्षण हम कह सकते हैं कि चुभन होती है, जैसे कुछ चुभ रहा हो। ऐसी इच्छा होती है कि गुदा में अंगुली डाल करके उस कांटे जो चुभता है उसको मैं बाहर निकाल फेंक दूँ। चुभन के कारण जो है रेडनेस हो जाती है। दोस्तों, तीसरा लक्षण है कि खून लैट्रिन के चिपक कर आता है। इसमें खून आता है, वो लैट्रिन के चिपक कर आएगा। लैट्रिन के बाद भी एक दो बूंद खून आता है और कभी कभी लैट्रिन के जो है ना पूरी धारी जैसी एक लाइन जैसी खून की बन जाती है। अगला कारण है कि हम लैट्रिन के हाथ धोते हैं ना, तो वहाँ पर महसूस होती है सूजन और एक टैग यानी पूंछ जैसी महसूस होती है हमें। तो ये इसके लक्षण हैं। चुभन होगी, जलन होगी, दर्द होगा और लैट्रिन के चिपक कर खून आएगा और उसके बाद में लैट्रिन के बाद में भी जो है ना एक या दो बूंद खून आता है। तो आप समझ सकते हैं ये फिशर के लक्षण हैं। अब करते हैं कारणों पर चर्चा कि ये फिशर किन कारणों से होता है। तो सबसे पहला कारण होगा लंबे समय तक कब्ज रहना। हाँ दोस्तों, ये कब्ज ही सबसे बड़ी इसमें रोग की जड़ है। क्यों कब्ज हो जाएगी तो उसके बाद में लैट्रिन टाइट हो जाएगा। वो जो है लैट्रिन हम करेंगे तो हमारी जो गुदा की म्यूकोजा उसको वो चीर देता है और उस चीरने से वो घाव बन जाता है। दूसरा है बवासीर का इलाज करने के बाद प्रॉपर सफाई नहीं होने पर, ये बहुत ही कम होती है। ये कभी कभी फिशर बन जाता है। अगर बवासीर का इलाज करा लिया आपने, उसकी प्रॉपर सफाई नहीं की तो कभी कभी फिशर बन सकता है। तीसरा है नींद पूरी नहीं लेने से कि फिशर का कारण बनता है, क्योंकि नींद पूरी नहीं होगी तो पूरी शरीर की जो है चयापचय क्रिया जो हो डिस्टर्ब हो जाएगी। चौथा कारण है बार बार दस्त लगने से, यानी क्रोनिक डायरिया में ये समस्या होती है। और पांचवा कारण है मेरी माताओं बहनों के जो है प्रसव के समय जो है ये समस्या हो जाती है, क्योंकि गुदा के ऊपर दबाव पड़ता है, दबाव पड़ने से फिशर की समस्या प्रसव के समय हो जाती है। छठा कारण है गरम और मसालेदार भोजन करना। या लंबे समय तक गरम और मसालेदार हम भोजन करेंगे तो उसमें जो है फिशर का कारण आता है। सातवां कारण दिनचर्या रात्रिचर्या का सही रूप से पालन नहीं करने से शरीर की प्रत्येक एक्टिविटी प्रभावित होती है और जिससे ये फिशर की समस्या होती है। यानी कि हम रात को देर तक हम जागेंगे और सुबह देर तक नहीं उठेंगे तो ये समस्या बनती है। आठवां कारण पानी, छाछ, दही, दूध, जूस यानी कि तरले पदार्थ का कम सेवन करने से ये समस्या बनती है। नौवां कारण है वह लंबे समय तक ड्राइविंग करना या फिर कठोर आसन पर लंबे समय तक बैठना, ये फिशर का कारण होती है। 10वां और अंतिम कारण है गंभीर बीमारियों में ये फिशर की समस्या हो जाती है। तो दोस्तों ये तो थे कारण। एक बात और बताता हूँ दोस्तों आपको कि फिशर की कोई उम्र नहीं होती, यानी कि फिशर बच्चे की भी हो सकता है, जवान की भी हो सकता है और बूढ़े की भी हो सकता है। दोस्तों, इन लक्षणों से हमें ये कन्फर्म हो जाएगा कि हमारी फिशर ही है। तो ये जो उपाय जो मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, आप ऐसा आपको करना पड़ेगा। हमने सर्जिकल ग्लोव्स ले लिए हैं, ये 7.5 नंबर के हैं। हाथों की साइज़ के हिसाब से अलग अलग ये मिलते हैं।
अलग अलग साइज़ के, ये मेडिकल स्टोर पे आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। यहाँ पर हम ग्लव्स पहन लेंगे क्योंकि सफाई का विषय ध्यान रखना ज़रूरी है। ये हमने ग्लव्स पहन लिए हैं। अब लेते हैं 5 ml सिरिंज। ये हमने सिरिंज ले ली है, इसको हमने जो है इसके नोजल को तोड़ना है हमें, क्योंकि नोजल गोदाम में डालेंगे तो नोजल अंदर चुभ सकता है, इस कारण से नोजल को तोड़ देंगे। उस हिसाब से तोड़ेंगे कि ये चारों तरफ से एक साइज में टूटे, कोई नोक न रह जाए चुभने के लिए। कर दिया। अब 2 इंची बैंडेज लेते हैं और इसको जो है इसके ऊपर जो है सिरिंज के ऊपर बिल्कुल टाइट कस करके लपेटना है, और इतना लपेटना है कि 5 से 10 इसके फेरे आ जाएँ आराम से। काफ़ी लपेट लें। अगर पेशेंट 15 साल से छोटा है तो उसके लिए हम 2 ml सिरिंज लेंगे, और 10 साल से छोटा है तो उसके लिए हम जो केवल बैंडेज का टुकड़ा ही काम में लेंगे, सिरिंज ये नहीं लेंगे। इसको टाइट लपेटना है। हमने ये लपेट लिया है। अब इसको कैंची से हमने काट दिया। अब करना क्या है कि इसमें जाते तेल लगाना है। उसके बाद में ये ज़ाइलोकेन जेली है मेरे पास, इसमें थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लगाना है, इससे ऊपर से चिकना हो जाए और इसमें आराम से गोदाम में अंदर आराम से चला जाए, इस कारण से लगाना है। अब यहाँ पर हम जाते तेल लगा रहे हैं। इस जाते तेल से इसको बहुत अच्छी तरह से भिगोना है, पूरा इसको तर कर देना है। अच्छी तरह भिगो लो इसको। भिगोने के बाद में ये पूरी अच्छी तरह तर हो जाए, उसके बाद में अंदर लगाना है। लगाना कैसे है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, पहले ये तैयार कर लेते हैं हम। ये हमने इसको भिगो दिया अच्छी तरह से। आप भी अच्छी तरह से भिगोना है, लेकिन आपको किसी दूसरे की सहायता लेनी पड़ेगी दोस्तों। ये अकेले नहीं कर सकता, क्योंकि गोदाम में लगाना अकेले आदमी की बस की बात नहीं है, किसी दूसरे की सहायता लेनी पड़ेगी। आप अपने दोस्त के ले सकते हो, या फिर और कोई जो फैमिली मेम्बर हो उसके ले सकते हैं। ये करने के बाद में ये गोदा के चारों तरफ हम ज़ाइलोकेन जेली लगा देंगे, जिससे नरम हो जाएगा, चिकनी हो जाएगी। और यहाँ धीरे धीरे इसको आराम से अंदर देना है। इसके बाद में पिस्टन इसको बाहर खींचना है। इस रास्ते से पेट की गैस बाहर निकल जाएगी, और उसके ऊपर कॉटन वगैरह कुछ नहीं लगाना है, ये ध्यान रख लेना दोस्तों। किन्हीं कारणों से अगर दूसरे व्यक्ति की व्यवस्था नहीं बैठे तो आपको ये अकेले करना है। इसमें आप 2 इंची बेलने के टुकड़े लीजिए, इसको आराम से भिगोना है, और भिगो करके, और इसमें 2 इंच है, 1 इंच अंदर देना है, 1 इंच बाहर रखना है। ये चारों तरफ जो है ना, गुद्दा को चारों तरफ से चिकना करके, और धीरे धीरे आराम से ग्लव्स पहन करके, और 1 इंच अंदर दे दो। उसके बाद में यहाँ ये लगा दो। लगाने के बाद में इसके ऊपर कॉटन लगा देना है, जिससे कपड़े ख़राब नहीं हो। और ये करने के बाद में आधा घंटे तक आपको पीठ के बल लेटना है। पीठ के बल लेट जाइए। पीठ के बल लेटने के बाद में दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर रख लीजिए, जिससे क्या गुद्दा सिकुड़ जाएगी, और सिकुड़ने के बाद में दवाई आराम से उसके लग जाएगी। आपको आधा घंटे तक रेस्ट करना। रेस्ट करने के बाद में आप जो है इसको निकाल के बाहर डस्टबिन डाल सकते हैं। ये आपको 8 से 10 दिन लगातार करना है। लगातार करने से आपको ये जो फिसर की समस्या बिल्कुल ठीक हो जाती है। हाँ, साथ साथ आपको दिनचर्या और जो है रात्रिचर्या और खान पान का विशेष ध्यान रखना है। दवा, जो घरेलू दवाएं हैं, वो भी आपको लेनी है। जब आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, उसके बाद में आपको एक इंस्ट्रूमेंट बनाना है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बना लीजिएगा। इससे जो है सप्ताह में 1 बार जाते तेल गोदाम में लगाना है। इससे आपके गोदाम में जो भी इन्फेक्शन होगा, यानी बवासीर है, पिस्टोला है, फिसर है, इन समस्याओं से आपको ज़िंदगी भर के लिए छुटकारा मिल जाएगी। तो आइए कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए सबसे पहले हम ग्लव्स काम में लेंगे, क्योंकि सफाई का विशेष ध्यान रखना है। और ये ग्लव्स मैंने 7.5 नंबर के ले लिए हैं। अपने हाथों की साइज़ के हिसाब से अलग अलग नंबर के आते हैं। आपको केमिस्ट की दुकान पर आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, मिल जाएंगे आपको। तो ये हमने ग्लव्स पहन लिए हैं। अब ग्लव्स पहनने के बाद में हमें लेना है कैथेटर। ये K90 के नाम से आता है। इसकी साइज़ है 14। अब इसको खोल करके कवर को हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ये जो ग्रीन साइड वाला हिस्सा है, ये करीब मान लो कि 7 से 8 सेंटीमीटर नाप करके हम यहाँ से इसको काट लेते हैं। कैंची से काट लेंगे, या फिर नई ब्लेड हो तो उससे भी हम काट सकते हैं। ये हमने काट दिया है। हमें ये काम में लेना है। ये हिस्सा कोई काम नहीं आएगा, ग्रीन वाला। अब लेते हैं हम सिरिंज। 5 ml सिरिंज हमने ले ली है, और इस 5 ml सिरिंज से कवर से बाहर निकाल करके, ये निडल हमें काम नहीं आएगी, सिरिंज काम आनी है। अब नोजल में इस कैथेटर को फिट करना है। सीधा प्रेशर लगाना है, साइड में नहीं लगाना। साइड में लगाया तो नोजल टूट जाएगा, ये ध्यान रखना है ना। और सीधा प्रेशर लगाते हुए इसमें फिट कर दिया। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट बन करके तैयार हो चुका है। अब काम में कैसे लेना है इसको बताते हैं। ये जाते तेल लिया है मैंने पूरी बोतल ले ली थी 500 ml की, क्योंकि जाते तेल बहुत ही गुणकारी है। कोई कट जाए, शरीर में कोई घाव हो जाए, या फिर जल जाए, छिल जाए,
उसमें जैतूनी तेल बहुत ही रामबाण औषधि है। अब ये इसमें काम में के लिए कैसे लेना है ये देखता हूँ। देखो ये यहाँ पर पाइप डाल करके मैंने इसको पिस्टन से इसको तेल खींच रहा हूँ मैं, और इसमें साथ में हवा भी आ गई है। तो हवा बाहर निकालने के लिए वापस सिरिंज को सीधी रखते हुए हम पिस्टन में वापस प्रेशर मारेंगे तो सारी बोतल में चली जाएगी, और इसको जा कर वापस इसको खींच लेंगे 5 ml, तो दोबारा फिर हवा नहीं आएगी। अब हमारी गुदा की लगभग साइज होती है 4 अंगुल नाप करके, और यहाँ से जैसे मान लो ये गुदा है, उसमें धीरे धीरे इसमें अंदर डालना है। अगर आगे कोई दर्द हो या कोई रुकावट है तो वापस खींच लो इसको, अब धीरे धीरे अंदर डाल दो, और डाल करके और पिस्टन को धीरे धीरे दबाना है, क्योंकि स्पीड से दबा देंगे ना तो नोजल से पाइप अट सकता है, गुदा से पाइप बाहर निकल सकता है और आपके कपड़े ख़राब हो सकते हैं। तो ये विषय ध्यान रखना है। कैसे करना है, मान लो अपन बोतल में देखते हैं, बोतल को गुदा मान ले 2 मिनट के लिए, तो यहाँ 4 अंगुल साइज नापी, और इसमें यहाँ तक इसको यहाँ पकड़ लेंगे एक हाथ से, दूसरे हाथ से पिस्टन को धीरे धीरे दबाएंगे। ये धीरे धीरे दबा दिया, पूरा इसमें अंदर चला जाएगा ये गुदा में सारा तेल। शाम को करना आपको सोते समय, और इसको फिर बाद में कॉटन से पूछना है कि दोबारा फिर काम आएगा, और यहाँ पर हमें लगा देंगे कॉटन, जिससे कपड़े खराब ना हो। दोस्तों इस उपकरण से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ हम दवा भी ले सकते हैं। कौन कौन सी दवाई लेनी है जिससे आप जल्दी ठीक हो जाओगे, तो ये जो निम्न दवाइयाँ हैं, सबसे पहला तो आप त्रिफला चूर्ण लें, शाम को सोते समय लेना है। त्रिफला चूर्ण में दोस्तों 3 चीज़ें होती हैं, हरड़, बहेड़ा और आंवला। इनका आप पंचसारी ला सकते हैं अलग अलग, 100 ग्राम हरड़, बहेड़ा, आंवला 100 ग्राम ले आए, और यहाँ पर घर में इनको अलग अलग कूट करके छान कर इनको एक डब्बे में रख ले। शाम को 5 ग्राम सोते समय गुनगुने पानी से त्रिफला चूर्ण लेना है, जिससे आपको कब्ज नहीं रहेगी। दूसरा है गंधक रसायन वटी, ये 2-2 गोली दिन में 3 बार लेनी है गुनगुने पानी से। और इसके साथ तीसरा है अभ्यारिष्ट, 20-20 ml बराबर पानी से लेना है आपको सुबह शाम खाना खाने के बाद में। अब हम चर्चा करते हैं अपने घरेलू दवाइयों पर, जो आपके रसोई में आसपास मिल जाएंगी। तो सबसे पहले है काला मुनक्का। रात को 6-7 काले मुनक्के भिगो कर रख दीजिए, और सुबह उठकर उनके बीज निकाल करके और उसको चबा चबा खा लीजिए, और जो पानी जो रात को भिगोया था वो पानी भी साथ में पीना है। ये भूखे पेट करना है, लगातार करना है 10 दिन तक। दूसरा है आप काले अंगूर ला सकते हैं, बाजार मिल जाएंगे आपको। 500 ग्राम अंगूर ले आए, उसका जूस निकाल करके और जो सुबह सुबह ले। तीसरा है रोजाना आधा कप आप मूली का रस भी ले सकते हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चौथा उपचार है ये जो चौथा मैं बता रहा हूँ, ये दवाई लगाने की है, क्रीम है ये। शहद 5 ग्राम ले, मोम 5 ग्राम ले, और जैतून का तेल 10 ग्राम ले। दोस्तों इन तीनों को धीरे धीरे गाढ़ा होने तक गर्म करना है। गाढ़ा होने के बाद में ये अपनी पेस्ट बनकर तैयार हो जाता है, और इसको फिर अंगुली से लगाना है। ध्यान रहे अंगुली में दस्ताने जरूर पहनने हैं। इसको दिन में 2 बार सुबह शाम जरूर लगाना है। दोस्तों अपना 5वां नुस्खा है अलसी के बीज। 100 ग्राम अलसी ले आए, और इसको तवे के ऊपर हल्का हल्का गर्म कर ले, सेक ले, भून ले। उसके बाद में इसको डब्बे में रख ले। 5 ग्राम रोजाना शाम को टाइम आपको लेना है, क्योंकि अलसी में फाइबर का गुण होता है, और ये ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर है। इस कारण से बहुत ज़्यादा फिश में बहुत ज़्यादा ये फायदा करती है। साथ ही साथ ये कोलेस्ट्रॉल को कम करती है दोस्तों। तो अलसी हार्ट के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों ये तो थी उपचार की बातें। अब हम बात करेंगे बवासीर, फिस्टुला और फिशर के तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, उसमें क्या क्या अंतर होता है, क्योंकि अमूमन आदमी ये इसमें अंतर नहीं कर पाता कि क्या अंतर है। तो सबसे पहले हम बवासीर की बात करते हैं। बवासीर में सूजन होती है दोस्तों, सूजन के साथ दर्द होता है, और खून भी आता है। खून धार के साथ आता है। खून लैट्रिन के पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। अब है पिस्टुला। पिस्टुला में क्या होता है कि फुंसी होती है, गुदा के बाहर 1 से 1.5 इंच के दायरे में फुंसी होगी, और जिसका एक मुंह बाहर होता है, दूसरा मुंह अंदर होता है। कभी कभी दोनों मुंह अंदर भी होते हैं। उस फुंसी में बदबूदार रिसाव होता है, और मवाद आती है, लैट्रिन के चिपक करके मवाद आती है, या लैट्रिन के बाद भी कभी कभी रेयर केस में मवाद आ सकती है। इसमें खून नहीं आता, पिस्टुला में खून भरी मवाद आती है, अकेला खून नहीं आता, मवाद आती है। फिशर है। फिशर में क्या होता है कि गुदा के ऊपर एक टैग नुमा जो है आकृति बन जाती है, यानी जो हम पूंछ खा सकते, पूंछ बन जाती है। उसमें जलन होती है बहुत भयंकर, खुजली चलती है, और दर्द भी होता है।
लैट्रिन के बाद खून आता है इसमें, फिशर में कभी मवाद नहीं आती, ये ध्यान रख लेना। खून आता है लैट्रिन के बाद आएगा, और लैट्रिन के बाद में 2-4 बूंद खून आती हैं, या फिर जो है लैट्रिन के एक धारी जैसी खून की धारी बन जाती है, लाइन जैसी बन जाती है। तो ये तीनों में अंतर है। दोस्तों अब बात आती है कि फिशर ठीक होने के बाद में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो इस पर हम चर्चा करते हैं। दिनचर्या रात्रिचर्या का विशेष रूप से पालन करना है, यानी समय पर सोना, समय पर उठना और मौसम के अनुसार खाना खाना, ये बहुत ज़रूरी है। कब्ज वाली चीज़ें न खाएं, गरम और मसालेदार खाना वगैरह है ये न करें, कोल्ड ड्रिंक्स न करें, नशा न करें। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि मैंने आपको जायतियाती तेल लगाने के लिए कहा है, तो कम से कम हफ्ते में एक बार जायतियाती तेल आप गोदाम में जरूर लगाएं। दूसरी बात, आप जब भी गोदाम में दवा लगाएं तो आपको जो है ग्लोव्स पहन करके लगानी है। खुले हाथ से दवा कभी नहीं लगानी है, क्योंकि नाखून में गंदगी होती है। आप कितनी बार साबुन से साफ कर लीजिए, कीटाणु जो है ख़त्म नहीं होते हैं। 100% कीटाणु कभी ख़त्म नहीं होते। इस कारण से हो सकता है नाखून का ही अंदर खरोंच लग जाए। तो आपको जब भी दवा लगाएं आपको ग्लोव्स पहन के लगानी है। पानी, छाछ, दूध, दही, जूस का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। जब भी आप भोजन करें, भोजन में सलाद का प्रयोग जरूर करें, यानी कि फाइबर वाला भोजन अवश्य लें। दोस्तों बवासीर, पिस्टुला और फिशर की प्रारंभिक स्टेज में ये उपचार करने से आप पूर्णतः ठीक हो जाते हैं, पूर्णतः ठीक हो जाएंगे। अगर ठीक नहीं हो तो देर ना करें। मेरे तो ये कहना है किसी योग्य अक्षाशुद्ध चिकित्सक के पास जाकर के उसमें परामर्श लें और उसकी सेवा लें। दोस्तों मेरा दूसरा चैनल भी है जिसका नाम बेसिक नॉलेज सेंटर है। उसमें हेल्थ से संबंधित वीडियो भी मैंने डाल रखे हैं और पढ़ाई संबंधित भी हैं, जिसमें हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण जो है उस संबंधित वीडियो है। अंग्रेजी व्याकरण भी वीडियो है। आप देखना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रखा है, आप देख सकते हैं। दोस्तों मेरी तो यही कामना है कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, मगर अस्त-व्यस्त न रहें। इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल।